नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम जो कल हमने चैप्टर शुरू करा था, गद्य खंड का पहला अध्याय राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है, इसकी शुरुआत हमने करी थी। तो आज उसी को आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी पहले तो ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और आप इस वक्त गर्मी भी बहुत है, तो आप सभी जो है गर्मी से बच के रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी इस वक्त पे तबीयत खराब हो गई या आपको जो है गर्मी के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ, तो आपकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, है ना। पढ़ाई में जब भी ब्रेक लगता है तो आगे फिर आपको दोबारा से उस फ्लो को बनाने में, मेंटेन करने में परेशानी होती है। और आप सभी के लिए एक निरंतरता के साथ पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बोर्ड के छात्र हैं, है ना। बोर्ड जिसको सब रिश्तेदार, दोस्त, शिक्षक सब कह कह के डराते हैं कि इस बार तो तुम बोर्ड देने वाले हो, पर बोर्ड देने वाले हो तो ढंग से मेहनत करना वरना फेल हो जाओगे, है ना। ये आपको हर कोई डराएगा। तो इसीलिए अगर बोर्ड है तो थोड़ा सा इस साल की मेहनत आपकी मायने भी रखती है, क्योंकि भाई आपका ओवरऑल 12 सालों का रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा, है ना। 11वीं तक का रिजल्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद हमेशा हर कोई पूछता है भाई तेरे 10वीं में क्या नंबर थे, 12वीं में क्या थे। तो इसीलिए ये नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी को मेहनत और अच्छे से इस साल पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि हमें 90% लाना, 95% लाना है, अंक लेकर के आने हैं। यहाँ अंक लाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप जो मेहनत पढ़ाई के दौरान करते हैं, तो एक मेहनत की करने की आदत आप में बनती है। अगर आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आप में रहता है। तो आप इसके बाद आगे वाले जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मेहनत की आदत को आपको पड़ी हुई होती है कि मेहनत कैसे करना है, कैसे किसी विषय को समझना है, तो जो आगे करियर बनाने में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। बताइए सभी। अभी विक्रांत, हिमांशु, विनय, ऋषभ, अमित, निधि, राधिका, आलोक, अनूप, ज्ञान, विशाल, नंदिनी, बिहार बोर्ड का हिंदी कब चालू होगा? भैया रोज ही तो बताते हैं तुम्हें। हिंदी जो है जब यूपी बोर्ड की हिंदी हो जाएगी उसके बाद बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड की हिंदी शुरू होगी, ठीक है। तब तक वो बस बच्चे बाकी साइंस के सब्जेक्ट को कवर करिए, हिंदी आप लोगों की बाद में कराई जाएगी। आप इस क्लास को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके लिटरेचर में बिल्कुल अलग है सिलेबस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ ग्रामर कब से शुरू होगा? तो भैया व्याकरण भी जल्दी ही शुरू होगा। और सारी चीज़ें एक साथ थोड़े ही होंगी। अभी क्लास शुरू हुए कितना टाइम हुआ है आपके? तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करा दिया है। जैसे संस्कृत खंड में से हमने 2-3 चैप्टर कर लिए। आपके जो शुरुआत का गद्य का उद्भव एवं विकास है, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। गद्य खंड का पहला अध्याय आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही गद्य खंड के 2-3 चैप्टर कराने के बाद फिर हम पद्य पर पहुंचेंगे और ऐसे धीरे धीरे फिर व्याकरण पर। तो सभी चीज़ों को आपको कवर कराया जाएगा। टारगेट में लेके चल रही हूँ अक्टूबर का, कि अक्टूबर तक आपका पाठ्यक्रम खत्म हो जाए। उसके बाद हम ज़बरदस्त आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और हिंदी में सिर्फ हम ये ध्यान दें कि स्कोर को अब बढ़ाना कैसे है, इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें फिर। तैयार हैं आप सभी? रिवाइज करके आए हैं। मैंने कहा था अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो कृपया इस चैप्टर को एक बार खुद भी पढ़ करके आएँ, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से क्लास में समझ पाएँ। एक छात्र के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई विषय पढ़ाया जाता है तो उसको एक बार आप खुद से भी अपनी पाठ्य पुस्तक या आपके स्कूल के नोट से उसको एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद फिर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं भैया, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी आप अभी से लग जाइए ना तैयारी में। पहले अपने जो स्कूल के विषय हैं इस पर बेहतरीन रिजल्ट दीजिए। उसके बाद जब आपके ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन तक एक निरंतरता के साथ मेहनत करिए। और अभी मेहनत करेंगे तो वो मेहनत करने की आदत जो यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो आप में विकसित होगी। यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए जिन जिन गुणों का होना ज़रूरी है वो गुण आपके इसी परीक्षा की तैयारी से आप में के अंदर आएंगे, ठीक है। रिवाइज किया है? बहुत बढ़िया, ठीक है। सम्मान समारोह परसेंटेज वालों का होगा, बिल्कुल। सम्मान समारोह जो 95, 90 से अबव लेकर के आएगा परसेंटेज, उनका सम्मान समारोह किया जाएगा, ठीक है।
तो तैयार है सभी? एक प्यारी सी स्माइली कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है? हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए क्लास की शुरुआत करनी है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। कोई लोड नहीं लेना, कोई बर्डन नहीं लेना, कोई तनाव नहीं लेना कि भैया जो है बोर्ड है। हिंदी में बिल्कुल बेफिक्र मजे में पढ़ना है, कहानी की तरह चीज़ों को सुनना है, समझना है, और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है? सिर्फ जो है क्लास आप देखते रह रहे हैं, तो इससे ही आप 95-100 तक स्कोर हिंदी में कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग को रिलैक्स मोड पर ले जा करके चीज़ों को ध्यान से सुनना है, बस सुनना है, केवल सुनना है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो ऐसे ही केवल सुनना सुनना और सुनना इस क्लास के लिए ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हमारे आज के अध्याय का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि एक निबंध विधा के अंतर्गत आता है। निबंध विधा के अंतर्गत आकर के ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अब यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के कौन से निबंध संकलन से इसको लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है और ये वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संकलन से लिया गया है। निबंध संकलन जानते हैं? निबंध संकलन कहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे निबंधों को इकट्ठा करके लिखा गया हो, उस निबंध संकलन में से ये एक निबंध है। तो उस निबंध संकलन का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि जो हाँ ये सामने आप क्लास ले रहे हो, आपकी बुद्धि कितनी काम करती है ना? बुद्धि तेज है या नहीं? याद रखते हो कि नहीं याद रखते? ठीक है, तो बताइए एक बार, कहाँ से, कौन से निबंध संकलन से यह निबंध राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है? जीवन परिचय करवाइए भैया। करवाएंगे ना, कहाँ भाग रहे हो? करवाएंगे जीवन परिचय भी, थोड़ा समय तो दीजिए, ठीक है? जीवन परिचय करेंगे, पहले पाठ पढ़ेंगे फिर जीवन परिचय। चलिए, जवाब आने शुरू हो गए हैं। पृथ्वीपुत्र, ठीक है, पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संकलन से यह निबंध अवतरित है, यानी लिया गया है। इसको हमने समझा था, ठीक है? राष्ट्र का स्वरूप किन तीन चीजों से बनता है? तो हमने कहा था राष्ट्र, राष्ट्र यानी राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र कुछ ऐसे लोगों का समुदाय या समूह कहा जाता है जिनकी विचारधारा वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से जिनमें एकता होती है, जो एक रहते हैं, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं, है ना? इसमें राष्ट्र के प्रति सम्मान या त्याग की भावना मन में होती है, ऐसे को हम राष्ट्र कहते हैं। और जब हम कहेंगे राष्ट्र का स्वरूप किससे मिलकर बना है, तो राष्ट्र का स्वरूप तीन चीजों से मिलकर बना है। यह तीन चीजें कौन कौन सी हैं? तो हमने देखा था कि सबसे पहले कहा गया था भूमि, 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 ठीक है? किसी राष्ट्र को राष्ट्र कहने के लिए आपकी जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि हवा में कोई नहीं रह सकता। मनुष्य अगर रहेगा तो हवा में नहीं रहेगा, है ना? उसको ज़मीन चाहिए। तो यही ज़मीन जहाँ से वह अपने जीवन के संसाधन, पहाड़, नदी, पर्वत, जमीन, ठीक है, और कोयले, जो भी साधन हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, वो सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र, सिर्फ जमीन को हम राष्ट्र नहीं कह देते। राष्ट्र बनता है जमीन यानी भूमि, और इस पर रहने वाला जन यानी मनुष्य। जब तक इस पर मनुष्य नहीं रहेगा तब तक यह राष्ट्र नहीं कहला सकता। तो भूमि इसका शरीर है, जन इसकी आत्मा है, और इन दोनों को जोड़े रखने वाली इनकी संस्कृति। संस्कृति मैंने कल बताया था कि संस्कृति कि हमारे विचार, वैचारिक हमारे मूल्य, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये संस्कृति कहलाती है। और हम सांस्कृतिक तौर पर आपके एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी ये तीनों चीज़ों मिलकर के एक राष्ट्र का स्वरूप बनाती है। कल हमने चर्चा करी थी आपकी भूमि पर, कि भूमि, जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, इसके प्रति जितना ज़्यादा जागरूक हुआ जा सकता है, जब तक हम उतना जागरूक नहीं होंगे, इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक हम सर्वोत्तम रूप से इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हमें अपने इस भूमि के प्रति जागरूक होना होगा कि हमारी किन गतिविधियों से हमारी इस धरती को, इस भूमि को हानि होती है, नुकसान होता है, और किन से हम इसका भी फायदा कर सकते हैं, अपना भी विकास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जागरूक होकर के, समझ करके, जान करके ही हम सर्वोत्तम रूप से विकास कर पाएंगे, ये हमने समझा था। आगे कहा इसमें,
यहाँ तक हमने कहा था कि यहाँ तक हमने करा था कि आपकी भूमि के प्रति जागरूक होना यह आपका एक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की पूर्ति आपको सैकड़ों हजारों प्रकार से करनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए कि छोटी से छोटी वस्तुएं जो कि पृथ्वी से जुड़ी हैं, ठीक है। कल मैं देख रही थी, आप लोगों ने पूछा था कि यह पृथ्वी सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। पृथ्वी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप लोगों ने जो मोस्ट कॉमन देखा होगा, ये देखा होगा पृथ्वी, है ना, ये देखा होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों बिल्कुल वर्तनीगत दृष्टि से सही है। तो कहा पृथ्वी ने जिस वस्तु का, पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध है, ठीक है, पृथ्वी से किस वस्तु का संबंध है, जो आपके जीव हैं उनका संबंध भी तो पृथ्वी से ही है, कि हम पृथ्वी का इतना सर्वनाश कर रहे हैं, जंगलों को तबाह कर रहे हैं कि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं का घर हमने छीन लिया है, उनकी संख्या विलुप्त हो रही है ना, वो गायब हो रहे हैं। तो हमको जागरूक होकर के सोचना होगा, चाहे कोई छोटी चीज हो रही हो हमारे आसपास या बड़ी चीज हो रही हो, उन सबके बारे में प्रश्न पूछना, हमें प्रश्न पूछने के लिए कमर हमें कसनी होगी। पृथ्वी का सांगोपांग, सांगोपांग शब्द मैंने कल बताया था, स अंग उपांग, ठीक है। कहा आपके सांगोपांग का मतलब क्या है, स अंग और उपांग। अंग जैसे मेरा हाथ एक अंग है, मेरे शरीर का अंग है हाथ, और हाथ का भी जो अंग है वो है उंगलियां, तो उंगलियां उपांग कहलाएंगी। तो इस राष्ट्र का या इस पृथ्वी का सांगो उपांग यानी इसके अंगों और उपांगों के साथ अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है, कि ऐसा कर्तव्य है जो आनंद देगा, आपको खुशी देगा कि आप अपने आसपास की चीजों को लेकर जागरूक है ना, आपको पता है कि कहाँ मैं क्या करता हूँ, कैसे मुझे कोई संसाधन मिलता है और कैसे इसका विकास करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। यह एक आनंदप्रद, आनंद देने वाला कर्तव्य आपका है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। हमने ये भी समझा था कि गांवों और नगरों में इस प्रकार के केंद्र होने चाहिए जो कि लोगों को जागरूक करें, ठीक है। आप लोग तो चलो विद्यालय जा रहे हैं, वहां से आप इन चीजों को समझते हैं, लेकिन ऐसे गांव में रहने वाले या शहरों में रहने वाले लोग जो कि विद्यालय नहीं जा रहे, वो आसपास के भूमि को लेकर के, आसपास की जलवायु को लेकर के कैसे जागरूक हो, इसके लिए आपके केंद्र होने चाहिए कि जो कि लोगों में जागरूकता ले आए। कि ऐसा नहीं कि आप लोग जाकर के नदी में बैठ के कपड़े धो रहे हैं, भैंसे नहला रहे हैं ना, भैंसे नहलाने के लिए नहीं है नदी, आप नदी को दूषित कर रहे हैं, है ना, आप इन संसाधनों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इससे हमारी पृथ्वी है ना, जिस पर हमारा अस्तित्व है, वह खतरे में पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को लिए जागरूक करना, जो आप अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना। कई बार पहाड़ों में क्या होता है, आपकी जंगलों में आपकी आग की घटनाएं इस वक्त बहुत आती है कि यहाँ आग लग गई, इस जंगल में आग लग गई, है ना, इतने हेक्टेयर के जंगल जल गए। वह क्या है, कुछ लोगों की लापरवाही है कि जंगल से गुजरते हुए एक तिल्ली डाल दी उसमें, है ना, और कुछ लोगों ने सिगरेट पीते हुए जली हुई सिगरेट छोड़ दी, और वहां पर गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पर जो घास है वो इतनी सूखी हुई होती है कि हल्की सी चिंगारी से पूरे जंगल में पूरी आग की चपेट में आ जाता है। तो यह क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो इस जागरूकता केंद्र आपके गांव और शहरों में बनने होने चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि वह जो कर रहे हैं उसके क्या नुकसान है और इससे वह कैसे बच सकते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, है ना, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, मेघ यानी बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। आपकी पृथ्वी जिस पर आप अनाज उगाते हैं, जो अनाज आपका भरण पोषण करता है, जिसको खा के आप अपनी भूख मिटाते हैं, अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, ऐसे जमीन की उपजाऊ यानी उसके पैदावार को, उसकी पैदा करने की शक्ति को, अनाज को पैदा करने की शक्ति उपजाऊपन कहलाता है। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए जो बादल हर वर्ष समय पर आकर, यानी आपके बरसात का समय जुलाई से शुरू हो जाता है ना, जुलाई अगस्त का समय कैसा है, बरसात का समय है। कहा ऐसे में प्रतिवर्ष हर समय आपकी बरसात आकर के क्या कर देती है, अपने अमृत जल से इस भूमि को सींचती है, उसके उपजाऊ पने को बढ़ाती है। हमारे अध्ययन की
परिधि के अंतर्गत आने चाहिए, हमारे अध्ययन की परिधि यानी सीमा के अंतर्गत आने चाहिए, है ना। एक सामान्य मनुष्य को पता होना चाहिए कि पूरे वर्षा चक्र है क्या, बरसात होती कैसे है, और बरसात के हम इस वर्षा के जल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम वर्षा के जल को एकत्रीकृत करके अपने जीवन में उस जल का प्रयोग करके आपके बहुत क्षेत्रों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित करके उसकी सिंचाई में उसका प्रयोग कर सकते हैं, साफ सफाई में प्रयोग कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके उसको घर के अन्य कामों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको इस अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए, यानी उसके क्या फायदे हैं, बरसात का पूरा चक्र कि बरसात होती कैसे है, बरसात होने के क्या क्या फायदे हैं, और बरसात के जल का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे हम इन तरीकों से उसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपने देश को, अपने राष्ट्र को या अपनी पृथ्वी को और समृद्ध बना सकते हैं। ये सब अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आने चाहिए। कहा उनसे जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म, उन आपके जो मेघ हैं, ठीक है, उन मेघ जलों से, मेघ यानी बादल के जो जल हैं उनसे परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, परिवर्धित यानी जब बरसात होती है तो जो आपके जैसे बरसात के टाइम पर ना पौधे लगाने के लिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बरसात के टाइम पे जब हम पौधे लगाते हैं ना तो उनको वर्षा जल से सिंचन होता है उनका, और वो जल्दी जल्दी परिवर्धित होते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो कहा कि उन मेघ जलों से, उस वर्षा के जल से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता यानी प्रत्येक तिनका, लता, पेड़ पौधा और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। हम ये समझें कि बरसात के समय का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम कितने पौधों को उस वक्त रोप करके उनका विकास करवा सकते हैं, इसका सूक्ष्म परिचय हम सभी को जो है क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, ज्ञान के कपाट यानी दरवाजे, इस तरीके से जब हमारे चारों ओर इस ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे, हमें पता होगा कि जिस संसार में हम रह रहे हैं यह चलता कैसे है, ठीक है। तो कहा इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे इस ज्ञान के कपाट खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तो क्या होगा कि सैकड़ों वर्षों से जो हम बिल्कुल ऐसे अपने आप को चल रहे हैं, जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगा होता है ना कि वो इधर भी नहीं देख सकता उधर भी नहीं देख सकता, बस सीधे चला जाएगा, ऐसे अंधकार में बिल्कुल शून्य होकर के, जिसमें हमारी बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती है, हमने अपनी बुद्धि को बिल्कुल रेस्ट मोड पे डाल रखा है, इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि खुलेगी, ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, और ज्ञान के नए उजाले से हम जो है एक सही तरीके से विकास कर पाएंगे। तृण का मतलब होता है तिनका, तृण का मतलब क्या होता है, तृण का मतलब होता है तिनका, ठीक है। आगे लिखा, इसके बाद आपके जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। आपका ये गद्यांश यहाँ से बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अभी हम भूमि वाले भाग को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भूमि वाले भाग में ही यहाँ से आपके बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्या लिखा है कि धरती माता की कोख में, कोख किसको कहते हैं, गर्भ को, जैसे आपकी माता का गर्भ जहाँ से आपने जन्म लिया है, तो धरती माता की कोख में यानी इनके गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, अमूल्य निधियां यानी धन संपत्ति, निधि किसको कहते हैं, धन संपत्ति को कहते हैं। अमूल्य निधियां, ऐसी धन संपत्तियां जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, उसको रुपये पैसे में तोला नहीं जा सकता, ऐसी अमूल्य निधियां, ऐसी अमूल्य धन संपत्ति भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा है। वसुंधरा का मतलब क्या होता है, कहा वसुंधरा दो शब्दों से मिलकर के बना है, वसुन प्लस धारा, वसुन प्लस धरा। धरा मतलब होता है जो धारण करे, उसी को धरा कहा जाता है। धरा यानी जो धारण करती है वह धरा है, और किसको धारण करती है, तो कहा वसुन। वसुन क्या होते हैं, तो वसुन आपकी अमूल्य चीजें, ठीक है। वसुंधरा यानी जो आपकी अमूल्य चीजों को, धन संपत्तियों को धारण करती है, वही वसुंधरा कहलाती है। तो कहा कि इस धरती माता की कोख में अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है,
ऐसी निधियां हैं, यानी ऐसी धन संपत्तियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, यानी इन धन संपत्तियों को धारण करने वाली वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा कि अगर हमारी पृथ्वी की गर्भ में, पृथ्वी की कोख में इतनी अमूल्य निधियां, इतनी जो है महत्वपूर्ण अमूल्य चीजें भरी पड़ी हैं, तो उनसे कौन नहीं परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोयला, ये सब कहाँ से मिलता है आपको? कहाँ से? खुदाई से तो मिलता है। तो कहा पृथ्वी ने इतनी अमूल्य चीजों को अपने गर्भ में पोषण दिया है। हजारों, करोड़ों, लाखों वर्ष का परिणाम होते हैं कोयले, है ना। आपके कोयले के खदानों में आपको मिलते हैं हीरे, आप सोने, चांदी, जो भी धातुएं, तांबा, लोहा, जो भी धातुएं आप सोच रहे हैं, इनको पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, यानी वहीं से इन्होंने जन्म लिया है। कहा दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कहा कि जो ये आपकी पृथ्वी की देह पर मिट्टी है, पृथ्वी की देह यानी उसका शरीर क्या है? मिट्टी ही तो है, मिट्टी तो दिखाई देती है हमें। तो यह मिट्टी कैसे बनी? तो कहा दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं वह क्या करती हैं, जब पहाड़ों से टकराती हैं तो पहाड़ों से टकरा करके, पहाड़ क्या होता है, जब पानी ऊपर से तेज गति से आता है तो पहाड़ों से टकराती हुई नदी आगे बढ़ती है, तो टकरा करके पहाड़ धीरे धीरे कटने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ों में, और वह फिर आपके बहते बहते पानी के साथ किस में बदल जाते हैं? आपके इतनी बार घिस घिस कर बारीक मिट्टी में बदल जाते हैं। और इस प्रकार से वह फिर वो मिट्टी क्या करती है, आपके नदियां जब बहती चली जाती है तो वो मिट्टी पीछे की तरफ रुकती चली जाती है ना। और वह मिट्टी क्या हो बन जाती है? वह पृथ्वी की देह बन जाती है, यानी आपके के शरीर का अंग बन जाती है। कहा हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी यानी भविष्य, भावी जो होगा आगे, हमारे भविष्य के आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय यानी आपकी, अभ्युदय यानी उन्नति, प्रगति, हम चाहते हैं कि भविष्य में हम आर्थिक अभ्युदय यानी आर्थिक रूप में उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ने के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हम समझें, है ना। अगणित मतलब आपके, अगणित मतलब जिसकी गणना ना की जा सके। अगणित मतलब क्या होता है? गणित से आप क्या समझते हैं? गणित में आप क्या पढ़ते हैं? आप गणना पढ़ते हैं। गणना मतलब काउंट करना, है ना। कैलकुलेशन से जो संबंधित है, जो गणना से संबंधित है, वही है गणित। और यहाँ पर अगणित लिखा है, जो कि आपके जहाँ जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को इसने सजाया है। आगे लिखा कि हम इसके प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे, यार इतनी जो शानदार मिट्टी है जिससे पृथ्वी की देह सज रही है, और इस मिट्टी में हम उपजाऊ बना करके, मेघ से इसको सिंचन मिलेगा तो ये उपजाऊ बनेगी, इसमें हम अनाज उगाएंगे। इस पृथ्वी की गर्भ में इतनी हजारों करोड़ों से वर्षों से बनने वाली अमूल्य निधियां यानी धन संपत्ति, धातुएं, खजाने, ये सब भरे पड़े हैं। और जब हम इनके प्रति जागरूक होंगे तो हम कैसे आर्थिक उन्नति करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, कैसे इनका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। हम इनको बाहर, है ना, क्या कर सकते हैं, आपकी इनका प्रयोग हम अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कर सकते हैं, है ना। अंग्रेज हमें लूटने आए थे, क्यों लूटने आए थे? इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि भारत जो है बहुत समृद्ध देश है। तो ऐसे में अगर हमें ही नहीं पता कि भैया हम समृद्ध हैं, है ना, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हो सकता है भैया आपके जो है 10 तोला सोना गड़ा हो नीचे, है ना, 100 तोला सोना गड़ा हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो हमें पता करना चाहिए ना, तभी तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। पता चले बाहर विदेश में रहने वाले लोगों को पता है कि भैया इसके घर के नीचे जो है वह क्या है, 100 तोला सोना है, और मुझे पता ही नहीं है, तो क्या होगा, मैं अपनी उसको अपने काम में प्रयोग ही नहीं लेके आ पाऊंगी, और दूसरा कोई इसका फायदा उठा सकता है। तो कहा इस सबके प्रति, और ये सिर्फ तोला सोने की बात नहीं है, ऐसे अनेक तरह के संसाधन जिनसे आपका जीवन आसान होता है, इसके प्रति अगर आपको आर्थिक रूप में उन्नति करनी है तो उसके लिए जांच पड़ताल करनी होगी ना, मुझे खोजना होगा चीजों को, तो यह बहुत जरूरी है। आगे लिखा पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर यानी बिल्कुल आपके जिनमें जान नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, ऐसे जड़ पत्थर जब कुशल शिल्पियों यानी आपके जो, जैसे आपका कोई पत्थर है और पत्थर से कोई मूर्ति बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं, शिल्पकार, जो पत्थर को तराश करके एक मूल्यवान चीज में बदल देता है। तो कहा पृथ्वी
पृथ्वी की गोद में ये पत्थर जन्म लेते हैं और कुशल शिल्पी से संवारे जाने पर, एक अच्छा कारीगर उसको मिल जाए तो उससे अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, एक सुंदर मूर्ति बन के आ जाती है। पत्थर में ही मूर्ति बन गई, और वह पत्थर जो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही है, निरर्थक सा लग रहा था, उससे जब मूर्ति बन जाती है तो आप एकदम सौंदर्य चकित हो जाते हैं, आप विस्मित हो जाते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा सुंदर है ना, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो कहा वह प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगण नग, नग भी किसको बोलते हैं, पत्थर पर्वत को, है ना, आपके पर्वत को। तो आपके भांति के अनगढ़ नग, पर्वत या पत्थर कह सकते हैं। तो कहा कि अनगढ़ यानी जिसे गढ़ा नहीं गया है, ऐसे अलग अलग प्रकार के पत्थर या पर्वत विंध्य की नदियों के प्रवाह में, विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। जो आप पत्थर देखते हैं कि ऐसे पर्वतों के किनारे, नदियों के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, धूप में चिलचिलाते रहते हैं, लेकिन वो तब तक आपको निरर्थक लगते हैं। लेकिन जब किसी चतुर आपके कारीगर पहलदार कटाव में वो ले आए उसको, तो वह क्या बन जाता है, उसके प्रत्येक घाट से एक नई सुंदरता फूट पड़ती है। आपका मन करता है कि आप उस मूर्ति को देखे रहो, है ना। ऐसे ही एक विद्यार्थी का जीवन होता है कि विद्यार्थी भी कैसा है, विद्यार्थी भी ऐसा ही निरर्थक सा पत्थर है जिसको क्या करना होता है, शिक्षक जिसको तराशता है ना। एक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी को तराशता है, उसको बेहतर बनाता है, उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। तो ऐसे जैसे एक निरर्थक पत्थर किसी कुशल कारीगर की पहलदार कटाव पर आकर के सुंदर बन जाता है ना। आपके उसके लिए उसको चोट देनी पड़ती है। जैसे आपके शिल्पी जब किसी पत्थर को तराशता है तो उसको हथौड़े से लगातार चोट पहुंचानी पड़ती है, तब वो जाकर के एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही विद्यार्थी को जो शिक्षक है, अगर वो डांटता है, समझाता है, मारता है, पीटता है ना, जैसे तो मारता पीटता नहीं है, समझाते ही है, डांटते ही है, तो वह किस लिए, ताकि आप एक सुंदर मूर्ति का आकार ले सको, है ना, ताकि आप समाज में बेहतरीन पद पर पहुंचो, बेहतरीन आपका जीवन हो, इसीलिए। तो कहा ऐसे ही उसके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है जब वो किसी चतुर कारीगर की हलदार कटाव पर पड़ता है। कहा वो अनमोल हो जाता है फिर, ठीक है, वह क्या हो जाता है, अनमोल हो जाता है, उसका फिर कोई मोल नहीं रह जाता, ठीक है। आपके आगे लिखा, देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। इन पत्थरों से, नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में, इन पत्थरों से आपके अनेक तरह के आपके वो बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, गहने, है ना, आभूषण। तो इन आभूषणों में इनका प्रयोग किया जाता है, इन पत्थरों का। तो कहा कि बताओ उनके सौंदर्य को वृद्धि करने के लिए इन पत्थरों का कितना सदैव से, हमेशा से भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान तो होना आवश्यक ही है, हमें इन्हें जानना होगा, समझना होगा। आगे लिखा, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश, ठीक है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल, अंतराल कहते हैं बीच में, इसके बीच में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अंतराल यानी बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। कहा पृथ्वी में सिर्फ आप पर्वतों या पत्थरों या इसको ही नहीं समझे, है ना, या पृथ्वी के गर्भ में निकलने वाले धातुओं पर ही आपका ध्यान ना हो। कहा इसके अलावा पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री हो, जो चारों तरफ फैला हुआ जल है, पृथ्वी का आपके 2/3 भाग तो जल ही है, पानी ही है, सागर ही है। कहा उस पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, उस गंभीर जल में जो जलचर हैं, जलचर किसको कहते हैं, जो जल में जीते हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, मेंढक हैं, जल में जीने वाले जीव जलचर कहलाते। तो कहा इस गंभीर सागर में जो जलचर हैं, और आपके समुद्रों से भी, सागरों से भी रत्न निकलते हैं, रत्न यानी जो सीपियां हैं, शंख हैं, वो भी बहुत मूल्यवान होते हैं। कहा इसके प्रति भी जागरूक होना जरूरी है ना, इनके प्रति चेतना, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, है ना, ऐसे बिल्कुल अचेतन नहीं हो जाना कि आपने अपना सारी गंदगी समुद्रों में डाल दी और फिर क्या होता है, समुद्री जीवों की, आपने सुना है ना, समुद्री जीव को कई बार ऐसा होता है कि तेल के टैंकर जहाज के द्वारा लाए जा रहे हैं और तेल के टैंकर से तेल जो है समुद्र में गिर गया, तो उससे क्या होगा,
उससे भाई आपके जलीय जीव खतरे में आ जाएंगे, पूरा जल सतह पर फैल जाएगा समुद्र की, और जो उसके अंदर रहने वाले जीव ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। तो यानी आपको पता ही नहीं कि आपने क्या कर दिया। तो इसके प्रति क्या करना है, आपको जागरूक रहना है। जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके प्रति चेतन होना है ना, जागरूक होना है, और उनके स्वागत के लिए, और उनको भी अपने ही समान एक जीव मानना कि उनमें भी जान है, ऐसा मानना ही आपको क्या करेगा, आपके राष्ट्र में फैलने इस तरीके के भाव होने चाहिए। कहा राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। और जो देश का विकास करते हैं ना वो युवा होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो देश को आगे ले जाएंगे वह युवा हैं। युवा कौन, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी जिस उम्र में हैं उसमें बहुत असीम एनर्जी आपके अंदर है, एक ऊर्जा आपके अंदर है, और आपकी यह ऊर्जा अगर सही दिशा में चली गई है ना, आप अगर देश को आगे बढ़ाने के बारे में आपने सोचा, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आप जागरूक हो गए अपने आसपास के प्रति, तो आने वाले जो हमारे 60-70 साल होंगे, आपका जीवन 60-70 साल का तो होगा, और अभी आप मात्र 15-16-17 साल के हैं, ऐसे में आने वाले 40-50 साल आप जो बेहतरीन काम करेंगे उससे देश का कितना विकास होगा। तो कहा कि महाराष्ट्र के हृदय में ऐसे राष्ट्र के जो नवयुवक हैं, जो अभी युवक बने हैं, और नवयुवकों को बहुत आसानी से समझाया भी जा सकता है। अगर आप बूढ़ों को समझाने बैठे, उनकी कोई मान्यताएं हैं, आप सर फोड़ देंगे उनको समझाते समझाते, लेकिन उनको उनकी सोच से डिगा नहीं पाएंगे, है ना, वो बिल्कुल मानेंगे नहीं है आपकी बात। तो ऐसे लोगों को समझाना, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। तो यानी कि किसको आसानी से समझाया जा सकता है, युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी का दिमाग बिल्कुल खुला होता है, वह नए विचारों का आराम से स्वागत करती है, उसको समझती है। और फिर अगर ऐसे नवयुवकों के हृदय में इस बात को डाल दिया जाए कि भाई तुम्हारे आसपास के तुम्हें जागरूक होना है, क्योंकि इसी से हमारे देश की क्या होगी, तरक्की होगी। तो कहा इसके प्रति जिज्ञासा जिस दिन उनके मन में फूट गई, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहा उनके हृदय में ये जिज्ञासा जगाइए, और अगर जब तक यह जिज्ञासा नहीं है उनके अंदर, तो बिल्कुल फिर ये सोए हुए के समान है, जैसे देश सोया हुआ है, और सोए हुए देश के साथ कब कौन क्या कर दे, क्या हमला हम पर हो जाए, किस तरीके से हमारा नुकसान हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। कहा विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान, आप तो विज्ञान के, आप में से बहुत सारे छात्र हैं विज्ञान स्ट्रीम से हैं, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान होता है व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है। विज्ञान क्या होता है, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और यह व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान किस चीज का होता है, तो जो हमारे आसपास पर्यावरण है ना, जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है, इसका एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जब तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आप करते हैं, तो वही विज्ञान कहलाता है। आप फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं, वह क्या है, वही तो विज्ञान है। आप जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, आप केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रासायनिक तत्वों का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, और आप फिजिक्स में क्या करते हैं, तो आप भौतिक राशियों को वहां समझते हैं, ठीक है। आप किसको समझते हैं, वहां आप भौतिकी को, भौतिक यानी जो आपको दिखाई दे रही है, आपके सराउंडिंग्स में जो जो चीजें हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कहा इस विज्ञान और उद्यम, उद्यम क्या है, तो उद्यम है आपका जो आप उसको, इस टेक्नोलॉजी का, इस विज्ञान का, इस व्यवस्थित ज्ञान का प्रयोग करके आप कोई चीज बना रहे हैं, तो वही उद्यम है। इस व्यवस्थित ज्ञान का प्रयोग करके मैं मिसाइल बना दूं, मैं जहाज बना रही हूं, ठीक है, मैं आपके ऐसे जो है ऐसी चीज का निर्माण कर रही हूं जो कि बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए आसपास के वातावरण को ठंडा कर दे। तो ये क्या था कि मेरे पास एक कुछ ज्ञान था, विज्ञान था, उस विज्ञान की मदद से मैंने कुछ ऐसा बना दिया जो कि आसपास के पर्यावरण को क्या कर रही है, बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा रही और सुधार करने का काम कर रही है। तो वही उद्यम, व्यवस्थित ज्ञान का प्रयोग करके अगर आप कुछ ऐसी चीज बना दें, है ना, कुछ ऐसा बना दें, तो उसी को उद्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्यम कहा जाता है। तो कहा विज्ञान और उद्यम जब ये दोनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक नया ठाट खड़ा कर सकते हैं। यानी कितनी प्रगति अगर हमारी होगी, अगर ये दोनों मिल गए, व्यवस्थित ज्ञान को हमने लेकर के उसका प्रयोग करके हमने कुछ बढ़िया बना दिया, तकनीक को अपने जीवन में ले आए, तो क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्र कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
कहा यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। इस कार्य को करते हुए हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। किस कार्य को करते हुए? जब हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक हों, हमें पता हो कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, ठीक है, हमारा पर्यावरण कैसा है, हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्या हमारी हिस्ट्री रही है, क्या ज्योग्राफी रही है, ठीक है, क्या विज्ञान है, इन सब चीज़ों को प्रसन्नता के साथ सीखना, उत्साह के साथ सीखना। जब आप क्लास में आए तो केवल ये ना सोचे कि इस क्लास को पढ़ करके मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा, है ना, परीक्षा में बैठ करके मेरे 100 आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। केवल ये सोच नहीं होनी चाहिए आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आज मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। इसके द्वारा ही क्या होगा, जब एक एक छात्र में इस तरीके की भावना का विकास होगा तो वो उत्साह के साथ चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होगा, ना कि केवल रट्टू तोता बन के रह जाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था ज़्यादातर क्या करती है, हमको रट्टू तोता बना देती है कि हम रट करके पेपर दे करके आ गए, अगले साल आपसे पूछूंगी तो आपको वो याद भी नहीं होगा। तो ऐसे रट्टू तोता की फौज हमें तैयार करनी है, या ऐसे चेतनाशील, ऐसे कॉन्शियस छात्रों या बालकों की फौज तैयार करनी है जो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हम कहेंगे कि ऐसे आपके ऐसे जिज्ञासा युक्त छात्र होने चाहिए जो कि जब आगे जीवन में आगे बढ़े तो कुछ बेहतर करें और देश को आगे ले जाएं। तो उनमें प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम यानी बिना थके परिश्रम कर पाए, इसके द्वारा नित्य यानी हमेशा आगे बढ़ने की उनमें ललक होनी चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। रीता यानी खाली नहीं रहना चाहिए। हमारे राष्ट्र में जितने हाथ हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सारा काम करूं, है ना, मैं ही सब कुछ कर दूंगा और कोई ना करे, है ना, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही करूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर के, सबको, मैं अकेली काम करूंगी तो कितना करूंगी, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी अकेली, और वही मेरे साथ 50 लोग काम करेंगे तो काम कितनी जल्दी और कितने आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ऐसे ही किसी देश के विकास में मैं सोचूं कि मैं अकेली भूमिका निभाऊं, अकेले मुझे हाईलाइट मिले, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। समाज के हर तबके को, हर व्यक्ति को लेकर के जब आप आगे चलेंगे तभी देश का विकास होगा। तो कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि देश में जितने हाथ हैं वह इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, यानी खाली ना रहे, ठीक है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। पुष्कल यानी मजबूत समृद्धि, ठीक है, पुष्कल यानी आपकी संपूर्ण उसकी समृद्धि, पूर्ण रूप से उसकी समृद्धि मातृभूमि की, और समग्र रूप से उसके रूप का मंडन प्राप्त किया जा सकता है अगर सभी व्यक्ति इसमें क्या लें, बराबरी से भाग लें, ठीक है। ध्येय का मतलब क्या होता है भाई? ध्येय होता है आपका जो गोल है ना, जो आपका टारगेट है, ध्येय जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। ध्येय का और शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो जिसका आपको ध्यान करना है, ध्यान यानी जिस पर लगातार, मेरे दिमाग में वही चीज है ना, वही क्या होता है हमारा ध्येय, जिस पर हमारा ध्यान लगातार केंद्रित हो वही हमारा ध्येय है। जैसे अभी आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपका एक ध्येय होगा कि मैं 12वीं क्लास में क्या करूं, एक अच्छे अंक लेकर के आऊं, तो वह क्या होगा, ध्येय, है ना, वह क्या है आपका ध्येय। तो ध्येय वह है जिस पर हमारा लगातार ध्यान केंद्रित होता है, उसी को हम ध्येय कहते हैं, ठीक। आगे बढ़े तो ये अभी हमने किसको समझा, ये हमने समझा प्यारे दोस्त आपके भूमि को। अब हम दूसरा अंग जन को समझेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़े। सौरभ, हितेश, देखती हूँ मैं क्लास में कौन बना हुआ है और कितने लोग सो चुके हैं, ठीक है। गौरव, सूरज, कृष्णा, मयंक, तन्नू, सौरभ, अनिल, अनुज, हर्ष, सचिन, भूपेंद्र, नीतू, प्रिंस, चल जगे हुए हैं आप लोग, है ना। कुछ लोग सो भी गए होंगे, है ना। सो जाते हो आप लोग क्लास ऑन करके कि चलो भैया देख लेते हैं, और उसके बाद क्लास ऑन कर रखी है और मोबाइल के ऊपर ही पड़े हुए हैं। और गर्मियों में तो वैसे ही ज़्यादा नींद आती है ना, गर्मियों में नींद आती है ना। किस किस को गर्मियों में नींद आती है कि किताब खोल के बैठे हैं और उसी के ऊपर पड़ गए, सो गए, बताइए। सोते हैं कि नहीं सोते हैं? देखिए, अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आए तो इसके उपाय आपकी स्वामी मैम ने बताए ना। क्या करना है पढ़ते वक्त नींद आए तो आपको पहले तो अपने दिमाग को खुला करना है, और अगर नींद आ रही है पढ़ते वक्त तो घूमना है, ठीक है, चक्कर लगाते हुए पढ़ना है। और क्या करना है, आंखों में एक बार पानी लगा देना है, ठीक है, पानी से अपनी आंखों को छपका के आइए कि भैया पढ़ना है, ठीक है। गर्मियों में नींद आती ही है, सबको आती है, आपको ही नहीं मुझे भी आएगी।
तो थोड़ा सा अपने आप को सक्रिय रखना है। जैसे ही आप ख्यालों में खोएंगे, मेरी बातों से आपका ध्यान हटेगा और ख्यालों में चले जाएंगे तो नींद आएगी ही। तो केंद्रित होकर के, अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो घूमते हुए पढ़ना है, घूमते हुए क्लास लेनी है, ठीक है। कुछ कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ये नहीं कि मैम जो है सत्यनारायण की कथा सुना रही है और लास्ट में पंजीरी और केला लेकर के हम चले जाएंगे, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही, ठीक है। तो इसलिए ध्यान केंद्रित करते हुए और कॉपी पेन लेकर के कि कुछ जरूरी चीज़ लग रही है तो नोट कर लो, है ना, कि हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा। कुछ पॉइंट्स लिख लो कि अगर आपको बाद में याद ना रहे, आज से 6 आपकी परीक्षा 1 साल बाद आपको पेपर देना है, तो 1 साल बाद पेपर देंगे और आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो याद कैसे रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया आपने कि अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस पार्ट में ये था। तो जब दोहराना होगा तो तुरंत वो पॉइंट्स देख करके याद हो जाएगा कि हमने इसमें पढ़ा क्या था, ठीक है। चलिए, अब है जन। जन क्या होता है? तो लिखा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र का पहला अंग आपने भूमि देखा, भूमि को हमने विस्तार से समझा, और अब क्या है? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य जो है वही इस राष्ट्र का क्या है? दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, सोचो कि धरती है और वहां पर मनुष्य ही नहीं है, तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आप उसको राष्ट्र कहेंगे ही नहीं, वो तो सिर्फ जमीन है। तो जमीन या धरती या पृथ्वी अकेले राष्ट्र नहीं बनाती, इस पर जन का होना, मनुष्य का होना आवश्यक है, तभी वह राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। दोनों मिलते हैं तभी क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा, और इसमें जो जन है, मनुष्य है, उसी के कारण तो ये मातृभूमि कहलाती है। हम इसको माता कहते हैं और हम अपने आप को इसकी संतान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर मनुष्य ने जन्म लिया है। जन यानी जन्म लेना। तो कहा कि इसमें राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। और कहा भी गया है कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता क्या है? भूमि है, और पुत्रो अहम पृथ्व्याम, मैं पृथ्वी का क्या हूँ? पुत्र है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह कहा भी गया है, ठीक है। मैम इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को देखने में सवाल कैसे करने हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। पहले पाठ को समझ जाइए तो फिर व्याख्या करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास बहुत शब्द होंगे व्याख्या करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। क्या कहा? जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव, किस सूत्र का अनुभव? कि आपका पृथ्वी क्या है? माता है और मैं उसकी संतान हूं। इस सूत्र का अनुभव ही किसी के हृदय में क्या करता है? राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी राष्ट्रीयता की कुंजी यानी चाबी है। राष्ट्रीयता की क्या है? चाबी है, कुंजी है। क्या? कि आपके मन में यह भाव है कि यह मेरी, जो इसमें मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है और मैं इसकी संतान हूँ। और एक संतान का फर्ज होता है कि अपनी माता का सम्मान करे, उसके लिए अगर मरने मिटने की बात आए तो हमेशा तैयार रहे। ऐसी भावना का होना ही राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। और जब ये भावना मेरे मन में जन्म लेगी तो जो राष्ट्र का निर्माण है, इसके अंकुर, इसके बीज मेरे मन में जन्म लगेंगे कि अब मैं सोचने लगूंगा कि मैं कैसे इसका विकास कर सकता हूँ, कैसे इसको समृद्ध कर सकता हूँ। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, सशक्त यानी एकदम मजबूत रूप में यह भाव जब जागता है, तब ना राष्ट्र के निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। आपको आसपास इस तरीके के स्वर, जो उसमें आपको जोश दिखाई देगा कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के स्वर आपको अपने वायुमंडल में यानी अपने चारों ओर सुनाई देने लगेंगे। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। और जब इस भावना की पुष्टि होती है, मजबूत होता है, तभी सच्चा संबंध पृथ्वी और अपने आप में मनुष्य बनाता है। जहां यह भाव नहीं है और जिसके मन में यह भाव नहीं है ना, जो सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई मेरे को क्या, मेरे को तो मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, जमीन मिल रही है, ये जमीन मेरी है ना, ये जंगल मेरा है, ये नदियाँ मेरी है, मैं कुछ भी करूं, अगर ऐसा कोई सोच रहा है, जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। वहां क्या होता है? अगर कहा कि जहां यह भाव ही नहीं है कि यह माता है और मैं इसका पुत्र हूं और मेरे इसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, जब ये भाव नहीं रहेगा तो जन और भूमि का संबंध कैसा हो जाएगा? अचेतन। कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है ना, कोई आपकी भावना नहीं है, और जड़ बना रहता है। जड़ यानी बिल्कुल चेतन अवस्था में। जैसे देखिए,
आप अपनी माता से जितने इमोशनली भावनात्मक रूप में कनेक्ट हैं, माता की अगर बात आ जाएगी तो आप किसी से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वहीं किसी ऐसी स्त्री जिसको आपने पहली बार देखा है ना, आपके पड़ोस की कोई आंटी है या कहीं दूर के गांव की आंटी है, उसके लिए आपके मन में उतने भाव नहीं है, उनके मन में भावनात्मक रूप में आप उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। तो सारा खेल भावना का है कि मैंने जब धरती को माता कह दिया तो अब माता के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और जब तक ये संबंध नहीं बनेगा तो मेरे लिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पड़ोस के गाँव की कोई आंटी जिसको मैं नहीं जानता, जिसके लिए मैं मरने मिटने के लिए तैयार नहीं हो सकता, उसका कोई नुकसान हो फायदा हो मुझे क्या लेना देना। ऐसी भावना जब तक बनी रहेगी तब तक क्या होगा, आपका संबंध अचेतन और जड़ है, आप कोई इमोशंस आपके मन में नहीं होंगे। चेतन का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है। चेतन जैसे मैं अभी आपको सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, चेतनता की अवस्था है। और वहीं मेरी आंखें खुली है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हैं ना, मेरा दिमाग सोया हुआ है, मैं समझ ही नहीं पा रही आपने क्या कहा। तो वह कैसी अवस्था है, अचेतन की। जैसे हम सोए हुए हैं और यहाँ पर कुछ चल रहा है तो मैं सोई हुई हूँ, मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं अचेतन थी, और वहीं मैं आंखें खोल के देख रही बाहर क्या क्या हो रहा है, तो वह क्या है, चेतन अवस्था। और अगर मेरा पृथ्वी के साथ इस तरीके का भाव नहीं है कि मेरी माता है, तो ये जो संबंध होगा ये भी अचेतन है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उनके साथ कुछ भी हो, है ना, जड़ बना रहेगा, बिल्कुल निर्जीव बना रहेगा। तो कहा जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ, जिस समय भी मनुष्य का मन हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, और जिस दिन ये संबंध पहचान लेता है किसी से मेरा पोषण हो रहा है, एक मनुष्य जैसे माता के दूध से बच्चा पोषण प्राप्त करता है, उसकी वृद्धि विकास होता है, ऐसे ही इस पृथ्वी में उगने वाले अनाज, इसके वनों में वृक्षों से प्रवाहित होने वाली वायु, इससे हमारा जीवन चलता है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि इससे हमें पोषण प्राप्त हो रहा है, इसी से हम वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जब इस संबंध को हम पहचान लेते हैं उसी क्षण पर हमें आनंद और श्रद्धा, हमें असीम श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा यानी कि एक आदर की भावना होना, इससे हमारा हृदय भर जाता है। उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। और फिर जब हमारे मन में ये आदर भाव आता है, ठीक है, भाव क्या होता है, भाव इमोशन, ठीक है, भाव क्या है, इमोशन, कि अभी आपका रोने का मन कर रहा है तो ये आपके रोने का भाव है, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि हंसू खूब तेज तेज, तो हंसने का भाव है। आपका मन हो रहा है कि क्या कमाल का आदमी है यार, इसके सामने तो बस हाथ जोड़ने का मन कर रहा है ना, तो यह क्या है, आदर का भाव है। तो ऐसे ही जिस दिन आपके मन में माता के प्रति, मातृभूमि के प्रति यह भाव आप जागृत होता है, तो आपका मन उसको प्रणाम करने के लिए, उसकी तरफ नतमस्तक होने के लिए, झुकने के लिए आप तत्पर होते हैं। तो कहा इस प्रकार प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, तो एक श्लोक में इसको बताया, नमो मात्रे पृथिव्यै, है ना, माता रूपी इस पृथ्वी को क्या है, प्रणाम है। नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, प्रणाम है। तो प्रणाम मतलब या नमस्ते बोलना मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं है। भारतीय परंपरा में आप हाथ जोड़ दे और आपके मन में बुरे भाव है तो वो आपने नमस्कार नहीं किया किसी को, है ना। वो नमस्कार हाथ जोड़ने का, नतमस्तक होने का मतलब है कि मैं आपके किए हुए चीज़ों के प्रति आपके लिए सम्मान प्रकट करता हूँ, झुकता हूँ आपके सामने, आपका आदर करता हूँ। तो यह हाथ जोड़ने का मतलब, नमस्कार बोलने का मतलब झुकना है, सामने वाले के प्रति समर्पण है। वही हम पृथ्वी के प्रति दिखाएंगे अगर हम अपने संबंधों को लेकर पृथ्वी के साथ जागरूक होंगे। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव, यह झुकने का भाव, यह समर्पण का भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी मजबूत बंधन है, ठीक है। यही मजबूत बंधन हमारे बीच बनेगा। इसी दृढ़ भित्ति पर, दृढ़ भित्ति पर, दृढ़ मतलब मजबूत, भित्ति यानी दीवार, है ना। भित्ति किसको कहते हैं, दीवार या आपके स्थान पर, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी मजबूत भित्ति पर, यही मजबूत आधार होता है किसका, राष्ट्र का भवन जिस पर बनेगा, राष्ट्र रूपी घर जिस पर बनेगा, उसका मजबूत आधार हमारा यही संबंध है। और अगर आधार ही मजबूत नहीं है, नींव ही मजबूत नहीं है, तो फिर नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे मजबूत बनेगा। तो इस राष्ट्र के रूपी भवन को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो इसके आधार जो कि दोनों के बीच का संबंध है, इसको मजबूत करना होगा। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, और इसी मजबूत चट्टान पर क्या रहता है, राष्ट्र का चिर जीवन। चिर मतलब दीर्घ समय का जीवन, ऐसा थोड़ी है कि आज 10-20 साल की बात है, हजारों करोड़ों सालों की बात है। तो यह चिरकालीन जीवन क्या रहता है, आश्रित इसी
दृढ़ मजबूत संबंध पर रहता है। अगर ये संबंध मजबूत होता है तो हम पृथ्वी को आपके आदर भाव से जागरूकता के साथ उसका प्रयोग करते हैं, ना कि उसका दोहन करते हैं, उसके संसाधनों को नाश करते हैं। अगर संसाधनों को नाश करेंगे तो हमें पता है कि हमारा समय बहुत दूर तक हम नहीं जा पाएंगे, है ना, हम खत्म हो जाएंगे, मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है, जीवन जीना है ना, दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ना होगा। तो यही रखते हैं आज, ठीक है, समय हो गया है तो यहीं तक रखते हैं आज की। इसके आगे कितना रहता है देखते हैं, और इसके बाद फिर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी है। जो संस्कृति रह गई है और अभी ये भी रह गया है, यानी एक दिन अभी इसमें और जाएगा, ठीक है, एक दिन और जाएगा, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। चलिए भाई, बड़े टाइम के पक्के हैं आप लोग, है ना, टाइम होते ही बिल्कुल कमेंट करने लग गए कि मैम टाइम हो गया है। ठीक है भाई, टाइम हो गया है। चिर जीवन का मतलब क्या है? चिर जीवन मतलब लंबा जीवन, ठीक है। चिर यानी लंबा समय, लंबे समय को दिखाने के लिए, दीर्घ समय को, है ना, कहते हैं चिरायु भव। चिरायु भव का मतलब क्या है? दीर्घ आयु हो, लंबे आयु तक तुम जियो, ठीक है। तो चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं सभी से, वही 4 बजे का हमारी क्लास का समय है, तो रोज़ 4 बजे लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। और ये आप कहानियों की तरह चीज़ों को सुनते रहेंगे तो बाद में आपको फिर बर्डन नहीं लगेगा, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़िए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे वो आपके ऊपर बोझ ना बन जाए पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका बहुत है हिंदी का, और पाठ्यक्रम बोझ बन जाएगा अगर अभी से कुछ नहीं पढ़ेंगे और लास्ट में सिर्फ लेंगे क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे कल शाम को 4 बजे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।